वीडियो मेरा रहेगा नीति शास्त्र का क्षेत्र। मैं आपको पहले बताया था कि नीति शास्त्र का विषय प्रवेश, नीति शास्त्र के विषय में कैसे आपने प्रवेश किया और नीति शास्त्र की क्या परिभाषा रही वो भी मैंने बता दिया आपको पिछले वीडियो में। और आज आपको बताएंगे नीति शास्त्र का क्षेत्र। तो ये इतना अंतराल इसलिए हो गया कि वीडियो के पद पर हम आसीन हैं। वीडियो का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत व्यस्तता का पद होता है, इसीलिए इतने दिन का अंतराल हुआ है। और हमारे घरों में 3 मृत्यु हो गई थी, इसीलिए मैं जो है इतने दिनों का अंतराल कर दिया है। फिर भी मेरी जो है सेवा भावना आपको आगे बढ़ाने की है, तो इसलिए मैं अपना टाइम निकाल के आपको आज टाइम दे रहा हूँ। तो आइए अपना टाइम, बहुमूल्य टाइम आपको दे रहा हूँ, अपने एनर्जी का एक पार्ट आपको दे रहा हूँ। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र आज आपका, इसी पर आपका आज का वीडियो रहेगा। तो आइए नीति शास्त्र का क्षेत्र। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि नीति शास्त्र का क्षेत्र तो किसी भी चीज का क्षेत्र होता है। आपका स्वयं का क्षेत्र होता है, आपके आत्मा का क्षेत्र होता है, आपके कार्य का क्षेत्र होता है, और फिर उसी तरह से विज्ञान का क्षेत्र होता है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग के क्षेत्र होते हैं। एक नेता का क्षेत्र होता है, ठीक उसी तरह से एक कलेक्टर का भी क्षेत्राधिकार होता है, एक एसपी का भी क्षेत्राधिकार होता है। तो ठीक जिस तरह से कलेक्टर और एक एसपी का क्षेत्राधिकार होता है, उसी तरह से नीति शास्त्र का भी एक क्षेत्र है। ये समझाने का सरल तरीका है कि नीति शास्त्र के क्षेत्र का अर्थ क्या है। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र का अर्थ ये है कि नीति शास्त्र कहाँ तक, नीति शास्त्र की क्या सीमा है, कहाँ तक नीति शास्त्र अपना काम करती है। ये सब्जेक्ट के रूप में नीति शास्त्र कहाँ तक अपना काम करती है, लोगों को कहाँ तक जो है अपना ज्ञान बांटती है, किस सीमा तक, यही है नीति शास्त्र का क्षेत्र। तो एक कलेक्टर के रूप में जो है, ये एक एसपी के रूप में नीति शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो है ये आपके सिलेबस में है, बाहरी चीजें नहीं है। और इसके साथ पढ़ने के बाद, नीति शास्त्र के क्षेत्र को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम दुनिया की बहुत सारी चीजों को जान गए। तो इसलिए नीति शास्त्र के क्षेत्र पर आइए हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नीति शास्त्र के क्षेत्र का मतलब ये होता है किसी विषय के क्षेत्र का, आपको बता रहे हैं किसी विषय के क्षेत्र का अर्थ होगा, किसी विषय के क्षेत्र का अर्थ होता है संबंधित विषय की सीमा, संबंधित विषय की सीमा। यानी साफ साफ हो गया संबंधित विषय की सीमा। मतलब नीति शास्त्र जो विषय है वह कहां तक अपना काम करता है, किस सीमा तक, किस, जैसे एक जो है सेना का कहां, एक देश का कहां तक सीमा होती है और उसी सीमा पर उसका सिपाही जाके काम करते हैं, उसके फौजी वहां तक काम करते हैं कि उस सीमा के अंदर कोई बाहरी देश के लोग न आवे। ठीक उसी तरह नीति शास्त्र का क्षेत्र का मतलब होगा किसी विषय के क्षेत्र का अर्थ होता है संबंधित विषय की सीमा, और इसकी सीमा क्या है। तो हम इसी के विषय में आपको वीडियो बना रहे हैं और बढ़िया से आपको समझिएगा, इसको समझे रहिएगा। तो आईएएस के परीक्षा में जो एथिक्स के विषय में नीति शास्त्र के क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत से सारे सवाल पूछे जाएंगे और इस सवाल पर आपको आईएएस बनने में मदद मिलेगी। अगर जो आईएएस के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखेंगे तो उनको अवश्य सहायता मिलेगी और इसको अच्छी तरह से आप समझें। तो इसकी सीमा होती है वैसी समस्याएं, कैसी समस्याएं, सीमा से संबंधित वैसी समस्याएं जिनका उस शास्त्र में अध्ययन तथा विमर्श होता है, जिनका उस शास्त्र में, जिनका नीति शास्त्र में अध्ययन एवं विमर्श होता है, विमर्श होता है। मतलब नीति शास्त्र में वैसी समस्याएं जिसका नीति शास्त्र में अध्ययन और विमर्श होता है, यही उस नीति शास्त्र की सीमा है। तो एक शब्द मैं आपको बता दूं कि आप जब कलेक्टर बन जाइएगा, एसपी बन जाइएगा, तो आपको मंसूरी में ट्रेनिंग देने जाना होगा। तो मंसूरी में जाने के बाद आइएगा तो आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, बहुत से किरानी और क्लर्क आपको बताएंगे बाद में। आईएएस बनने के बाद कौन से शब्द को बताएंगे, विमर्श। तो नीति शास्त्र में आपका विमर्श है कहीं, देखिए विमर्श, इसका अर्थ आप आज ही जान लीजिए। अभी कलेक्टर बनिएगा पता नहीं कहिए, कहिए मंसूरी के ट्रेनिंग में जाइएगा, अब कहिए मंसूरी की ट्रेनिंग में आके वीडियो बनिएगा, उसके बाद एसडीओ बनिएगा, उसके बाद जो डीडीसी बनिएगा,
ओकरे बाद में डीएम बनिएगा, तो इतने दिन के बाद ये शब्द आपसे भेंट करेगा एक दिन। कब भेंट करेगा? वैसी संचिकाएं जब आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी आपके क्लर्क के द्वारा, हेड क्लर्क के द्वारा, तो जो संचिकाएं महत्वपूर्ण होंगी उस पर तो आप विचार करिएगा और डिस्पोज करिएगा, लेकिन जिस संचिकाओं का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो आज ही सीख लीजिए, उस संचिका पर लिख दीजिए विमर्श। संचिका पर क्या लिख दीजिएगा? विमर्श, और यहां दस्तखत कर दिए कलेक्टर, तो हो गया। ये संचिका मोटरी में बना जाएगा। तो मैं आज आपको बता दिया। तो जब आप कलेक्टर बन के आइएगा तो किसी क्लर्क से बिना पूछे संचिकाओं के इंपॉर्टेंसी और नॉन इंपॉर्टेंसी के आधार पर उसको विमर्श और डिस्पोज करिएगा, तो लोग कहेगा कलेक्टर साहब बहुत तेज हैं, ये तो बिना बताए विमर्श लिखते हैं। तो मैं आज देखिए नीति शास्त्र आपके शब्द दे दिया विमर्श, ये आपके जीवन में काम आएगी, आपके ज्वाइनिंग से लेकर आपके रिटायरी तक ये काम आएगी। तो यहाँ आ गया अध्ययन एवं विमर्श होता है, तो यह विमर्श आपके काम आएगी। देखिए कितना चीज मिल गया। तो जो है मनुष्य के नैतिक चेतना संबंधी जितनी बातें हैं, मनुष्य में मनुष्य की नैतिक चेतना से संबंधित मनुष्य की चेतना से संबंधित जितनी बातें हैं, मनुष्य की नैतिक चेतना से संबंधित जितनी बातें हैं, सभी विषय हैं इसके अंतर्गत। सभी विषय नीति शास्त्र के ही अंतर्गत आती हैं, नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो अब नीति शास्त्र के क्षेत्र को आप समझ लिए, किसी विषय के क्षेत्र का अर्थ होता है, किसी भी विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जो भी विषय है, शिक्षा शास्त्र, पीएचडी जितने हैं, उसका एक विषय होता है, उसकी सीमा होती है। तो किसी भी विषय का क्षेत्र है, उसका मतलब उसकी सीमा क्या है। ठीक उसी तरह से नीति शास्त्र का क्षेत्र का सीमा क्या है, वैसी समस्या है जिनका नीति शास्त्र में अध्ययन एवं विमर्श होता है। मनुष्य की नैतिक चेतना संबंधित जितनी बातें हैं, सभी नीति शास्त्र, सभी विषय नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। नीति शास्त्र अतः निम्नलिखित विषयों पर अतः हम बिंदुवार प्रकाश डालते हैं कि कौन कौन बिंदुओं पर नीति शास्त्र अपना कार्य करती है, समझ में आ गया कि नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र का क्षेत्र का मतलब किसी भी विषय के क्षेत्र का अर्थ यही होता है कि संबंधित विषय की सीमा क्या है। अब वैसी समस्या जिनका नीति शास्त्र में अध्ययन किया यह विमर्श होता है। मनुष्य की जो नैतिक चेतना से संबंधित जितनी बातें हैं, सभी का विवेचन नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। अतः हम बिंदुवार प्रकाश डालते हैं और इस बिंदुवार को आप पढ़िए। अब बिंदुवार अपनी शास्त्र की सीमा को देखिए, मतलब एक एक करके देखिएगा कि किस सीमा तक जो है किस बिंदु पर नीति शास्त्र की सीमा है। वही हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप अपने दिमाग में रखिए। लेकिन विमर्श शब्द मत भूलिएगा, विमर्श शब्द आपके ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरी तक विमर्श शब्द आएगा। तो आपको नीति शास्त्र पढ़ने से यही फायदा हो गया, जो मंसूरी के ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता वो आज ही पढ़ ले रहे हैं, तो इसको आप मत भूलिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, आगे आपको ले चलते हैं नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत, और आपका मन भी लगता है, वही से आपका मन फ्रेश होगा। तो और विषय भी जब आगे पढ़ाएंगे तो आपका मन लगेगा। नीति शास्त्र में नैतिक चेतना के विषय का अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र में नैतिक चेतना
नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। आसानी से आपके दिमाग में बढ़ गया। नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नीति शास्त्र में नैतिक जो चेतनाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे क्या नैतिक चेतना है? जैसे उचित और अनुचित, उचित अनुचित, उचित अनुचित, ये नैतिक चेतना है। शुभ या अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ या शुभ, शुभ या शुभ, धर्म या धर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म या धर्म इत्यादि आदि का विचार। तो नैतिक नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में उचित और अनुचित, क्या इस दुनिया में उचित है, क्या दुनिया में अनुचित है। यानी अब आईएएस बन जाइएगा तो क्या अच्छा, क्या उचित होगा करना, क्या अनुचित होगा करना, आप क्या अच्छा होगा करना, क्या खराब होगा करना, मतलब क्या गुड होगा, क्या बैड होगा, क्या जो है रिलीजियस होगा, धार्मिक होगा, क्या इनरिलीजियस होगा। तो इस तरह के विचार आपके सामने आएंगे। तो ये जो है नीति शास्त्र में ये नैतिक चेतनाएं हैं। अगर पूछ दिया जाए नैतिक चेतनाओं के आधार पर नीति शास्त्र का एक जिला पदाधिकारी के लिए किस स्तर पर आवश्यक है, किस स्तर तक आवश्यक है, या नीति शास्त्र के क्षेत्र का अर्थ बताते हुए बताएं कि एक जिला पदाधिकारी के लिए नीति शास्त्र की क्या आवश्यकता है। तो आप इस चीज को जाने रहिएगा तो आप 1.5 पन्ना 2 पन्ना चुन चुन के लिख दीजिएगा। पढ़ने वाला खुश हो जाएगा, आपको 10 में 9 नंबर दे देगा, तो सिलेक्शन एक बार आईपीएस और आईएएस में हो जाएगा। तो धर्म अधर्म आदि का विचार होता है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि मनुष्य की नैतिक चेतना संबंधी जितनी बातें सभी विषय नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं और नीति शास्त्र के हम बिंदु आपको बताए हैं। तो ये नीति शास्त्र में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप इस पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पॉइंट आपका बन सकता है नैतिक गुणों। तो ये नैतिक जो नैतिक गुणों का अर्थ। अब आइएगा तो हम आपको ले चलते हैं। जब नैतिक नीति शास्त्र में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है, जैसे उचित अनुचित, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म आदि का विचार, तो अब आइए नैतिक गुण क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आप नैतिकता तो आपने पढ़ लिया, तो अब आइए नैतिक गुण क्या है, नैतिक गुण का अर्थ क्या है। तो पहला बिंदु आपको मैं बता दिया कि नैतिक गुण का अर्थ। आप आइए समझिए नैतिक गुण का अर्थ क्या होता है। इसके अंतर्गत अब नैतिक गुण का अर्थ समझिए। नैतिक गुण का अर्थ, जिस तरह से नीति शास्त्र के क्षेत्र के अर्थ को समझे हैं, उसी तरह से अब नैतिक गुण का अर्थ समझिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको मोरल क्वालिटीज कहते हैं, इसको मोरल क्वालिटीज कहते हैं, क्वालिटीज, इसको मोरल क्वालिटीज कहते हैं, QUALITES, क्वालिटीज कहते हैं। उचित और अनुचित, उचित और अनुचित, उचित और अनुचित, उचित और अनुचित, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, दोष गुण दोष, गुण दोष, गुण दोष। आदि का वास्तविक अर्थ क्या है? आदि का वास्तविक अर्थ, आदि का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आदि का वास्तविक अर्थ क्या है? नहीं, मोरल क्वालिटीज, मोरल
क्वालिटी, नैतिक अर्थ का, नैतिक गुणों का अर्थ क्या है? तो उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ, धर्म और धर्म, पाप और पुण्य, गुण दोष आदि का वास्तविक अर्थ क्या है? निशास्त्र मुख्यतः, नीति शास्त्र में मुख्यतः है, नीति शास्त्र में मुख्यतः है, नीति शास्त्र मुख्यतः ने प्रॉपरली, नीति शास्त्र मुख्यतः इसी पर विचार किया जाता है, इसी पर विचार किया जाता है, इसी पर विचार किया जाता है। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत अर्थ में क्या उचित है, अनुचित है, राजनीति क्या उचित है, अनुचित, धर्म क्या अनुचित है, पाप पुण्य क्या है, उचित है, गुण क्या है, किसी भी चीज के राजनीति का गुण क्या है, भारत के राजनीति का गुण क्या है, भारत के राजनीतिक पार्टियों का गुण क्या है, भारत के राजनीतिक पार्टियों के दोष क्या हैं, तो इस पर विचार होता है। भारत के राजनीतिक पार्टियों में क्या शुभ है, भारत के राजनीतिक पार्टियों में क्या शुभ है, एक कलेक्टर के कार्यों में कौन कार्य शुभ है, एक कौन कार्य शुभ है, एक एसपी के कार्यों में कौन कार्य उचित है, कौन कार्य अनुचित है, कौन काम धार्मिक है और कौन कार्य अधार्मिक है। ये सब आईएएस के ही दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं कि कलेक्टर के मोरल क्वालिटीज को जो जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने ड्यूटी नेविगेशन के दौरान उचित और अनुचित का फर्क कर सके, अंतर कर सके, शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, गुण और दोष आदि का वास्तविक अर्थ समझा रहे, ताकि उसको अपने जिले में अच्छा से अच्छा एक कलेक्टर के सेवा को जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में, जनता तब कही जाएगी जब आप मोनार्की रहेगा, राजतंत्र रहेगा। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जनता नहीं कही जाती है, नागरिक कहे जाते हैं, सिटीजन कहे जाते हैं, क्योंकि वो मत देने का अधिकार है। लेकिन मोनार्की में मत देने का अधिकार नहीं था, राजा अपने तलवार के बल पर राजगद्दी को ग्रहण करता है। तो मुक्त इसी पर विचार किया जाता है। किस पर विचार किया जाता है? मोरल क्वालिटी। मोरल क्वालिटी का अर्थ हुआ उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ, धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य, गुण दोष आदि का वास्तविक अर्थ क्या है? नीति शास्त्र में इसी पर विचार किया जाता है। तो हम आपको बताएं, मानव आचरण का मूल्यांकन, मानव आचरण का मूल्यांकन, मानव आचरण का मूल्यांकन, मानव आचरण का मूल्यांकन इन्हीं विचारों के द्वारा होता है, इन्हीं विचारों के द्वारा होता है। मानव का मूल्यांकन इन्हीं विचारों के द्वारा होता है। एक कलेक्टर बन के जाइएगा तो आपके मूल्यों का अंकन, आप कितना अच्छा कलेक्टर हैं, उचित और अनुचित कितना जानते हैं, शुभ और अशुभ कितना प्रयोग करते हैं, धर्म अधर्म कितना प्रयोग करते हैं, पाप और पुण्य कितना प्रयोग करते हैं, गुण और दोष कितना प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में कितना उतारते हैं, आदि के आधार पर आप एक मानव हैं, तब एसपी हैं, तब कलेक्टर हैं, तो मानव, तब आपके आचरण का मूल्यांकन इसी विचारों के द्वारा होता है। तो आइए आगे चलते हैं। इस जो है नीति शास्त्र के गुणों का अर्थ में उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ और अशुभ क्या है, धर्म और धर्म क्या है, पाप और पुण्य क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, आदि का वास्तविक अर्थ क्या है, नीति शास्त्र में ही इसी पर विचार किया जाता है। और मानव के आचरण का मूल्यांकन इन्हीं जो मैं बताया हूं, इन्हीं विचारों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे आइए। अब और नैतिक गुण ये सब है, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, गुण दोष जो है, उचित या अनुचित के नैतिक जो है मूल्य हैं। तो इनका स्पष्ट नीति शास्त्र ये नैतिक गुणों का, नैतिक गुणों का स्पष्ट साफ सुथरा, कहीं बझावा नहीं, नैतिक गुणों का स्पष्ट अर्थ जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। समकालीन नैतिक चिंतक, जितने मोरल थिंकर आगे बताएंगे,
समकालीन नैतिक चिंतक, नैतिक जो चिंतक रहे हैं, इसी को नीति शास्त्र का प्राथमिकता मुख्य विषय विचारते हैं। नैतिक चिंतक इसी को नीति शास्त्र का प्राथमिक तथा मुख्य विषय विचारते हैं। आ गया समझ में? नीति शास्त्र के क्षेत्र जब पढ़ लिए तो क्या क्या नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत है आपको समझ में आ गया। और नैतिक गुण क्या है इसको स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। नैतिक गुणों का स्पष्ट जानना जरूरी है। समकालीन नैतिक गुण उस समय के पुराने अभी जो भी नैतिक मोरल जो है थिंकर्स हैं, उसको नीति शास्त्र का प्राथमिक तथा मुख्य विषय विचारते हैं। क्या कि नैतिक गुण क्या है, इसी पर विचार करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, नैतिक गुण वही है शुभ अशुभ, उचित अनुचित, पाप पुण्य, गुण दोष, ये क्या है? नैतिक गुण है। अगर नैतिक गुण नहीं होंगे तो आप कलेक्टर होकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा, आप एसपी होकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। वो केवल वर्दी लगा लीजिएगा, ऑर्डर निकाल लीजिएगा, होने जाने वाला समाज के लिए कुछ नहीं है। कलेक्टर हो लीजिएगा, आदेश निकाल लीजिएगा, आपको छोटा सा बाबू भी पढ़ाते रहेगा। इसलिए मोरल मेरिट्स को, मोरल क्वालिटीज को जो है जानना बड़ा जरूरी है। इसको बिहेवियर में लाना जरूरी है। वर्चुअस बनना है। अगर वर्चुअस नहीं बने तो आपके कलेक्टर होने का कोई मतलब भी नहीं है। उतना तो आपका एक छोटा सा आदमी भी आपसे ज्यादा काम करके दिखा देगा। और समाज में कलेक्टर से ज्यादा बिना पढ़े लिखे लोग समाज में समाज का काम करके दिखाए हैं। तो आप इस कलेक्टर के कुर्सी पर बैठ करके जब पढ़ के जा रहे हैं तो उन समान आदमियों से अधिक काम करके नहीं दिखाइए, तो आपको कलेक्टर के पद पर रहने का कोई नैतिक मतलब नैतिक कोई नैतिक दायित्व भी नहीं है कि आप रहे कलेक्टर पर। जब आप पढ़ लिख करके आप बढ़िया काम नहीं करेंगे तो आपके कलेक्टर बनने से कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए आपको नीति शास्त्र का विषय में आपको जानकारी दी जाती है। तो इसलिए आपको नीति शास्त्र के विषय में बताया जाता है। नीति शास्त्र के नैतिक गुणों का जो अर्थ है, नैतिक गुणों के अर्थ को जो है मतलब यही है कि नैतिक गुणों पर का प्रथम और अंतिम इसी पर विचार करते हैं जितने थिंकर्स हैं। आइए, पहले हमने नैतिक गुणों का अर्थ हमने बता दिया। अब आइए दूसरा क्या है नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा है नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय जो है मोरल जजमेंट, मोरल जजमेंट, मोरल JUDGE जजमेंट, जजमेंट, मोरल जजमेंट। तो आप जब कलेक्टर बन जाइएगा और एसपी बन जाइएगा तो निर्णय तो लेना है आपको। अगर कलेक्टर बन गए तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का निर्णय लेना है, योजनाओं के विषय में निर्णय लेना है, सरकार की कोई प्लानिंग है उसके विषय में तत्काल निर्णय लेना है। तो आप गलत निर्णय मत लीजिएगा, यही नीति शास्त्र बताता है। और एसपी है तो आपके जिले में अगर कहीं मर्डर हो गया तो आप घूस पर मत बिकिएगा। ऐसे ऐसे एसपी हैं जो करोड़ों रुपए लेकर के और जो मर्डरर हैं उसको अपने इन्वेस्टिगेशन से बाहर कर देते हैं। ये अनैतिक काम है और इसका खामियाजा उनके परिवार को भोगना पड़ता है और उनको स्वयं को भी भोगना पड़ता है। तो नीति शास्त्र से बताता है कि अगर आप IAS और IPS बन गए तो अपने मोरल जजमेंट को कभी डाउन न होने दीजिएगा। अगर मोरल जजमेंट आपका नैतिक निर्णय सही नहीं है तो आप काबिल एसपी नहीं है और काबिल कलेक्टर नहीं है। आपको 100 हजारों गालियां मिलेंगी कि घूसखोर है, भ्रष्टाचारी है, अनैतिक है, उसके बाद कोई मूल्य ही नहीं है। इसलिए नीति शास्त्र आपको पढ़ा रहा है, नीति शास्त्र आपको बता रहा है कि तुम कभी भी कलेक्टर बनना और कभी भी एसपी बनना तो नैतिक निर्णयों को, मोरल जजमेंट को कभी डाउन नहीं होने देना। अगर डाउन हो गया तो तुम्हारे कलेक्टर और एसपी बनने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए अब इसके विषय बताते हैं। नैतिक गुणों का प्रयोग नैतिक निर्णयों में होता है। नैतिक गुणों का प्रयोग, आपके पास नैतिक गुण है, नैतिक गुणों का प्रयोग, नैतिक गुणों का प्रयोग नैतिक निर्णयों में होता है।
नैतिक निर्णयों में होता है, नैतिक निर्णयों में होता है। नीति शास्त्र का संबंध है नैतिक निर्णय से। नीति शास्त्र का संबंध नैतिक निर्णय में, नैतिक निर्णय से होता है, नैतिक निर्णय से होता है, नैतिक निर्णय से होता है। आप कलेक्टर एसपी बन गए और इनमोरल जजमेंट ले रहे हैं, तो आप कितना भ्रष्टाचारी, आप कितना पापी, आपके द्वारा अशुभ काम करने वाला, आपके द्वारा अनुचित काम करने वाला, आपके यहाँ आपके इतना निर्दयी कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए नैतिक निर्णयों को बचा के ही अपने इस पद का निर्वहन करिएगा। यही नीति शास्त्र आपको बताता है। इस कंसेप्ट को अगर आप जो है अगर जाने रहिएगा तो आपको सवाल किसी तरह से तोड़ मरोड़ के दे आप लिख लीजिएगा। किताब में सारी बातें थोड़ा होती है, वो तो कंसेप्ट पर आधारित है। उस दिन नैतिक निर्णय किसे कहते हैं? एक कलेक्टर के रूप में निर्णय लेने के समय नैतिकता की क्या आवश्यकता है, इस पर समीक्षात्मक ग्रंथ शब्दों में लिखे हैं। तो अब क्या, तो आप जानिए नैतिकता किसे कहते हैं, निर्णय किसे कहते हैं, बस इसी पर आप लिख दीजिएगा। अगर कंसेप्ट नहीं जानिएगा तो एक कलेक्टर के रूप में निर्णय लेते हुए नैतिकता का क्या महत्व है और नैतिकता आपको कहां तक साथ देती है, इसके विषय में समीक्षात्मक वर्णन करें। तो आप इसको जानिएगा तो लिख दीजिएगा, और नहीं जानिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। ये इतना सरल है कि मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन इतना टफ भी है कि कंसेप्ट को नहीं जानिएगा तो आपकी कलम जितनी चलेगी वो सब गलत की तरफ जाएगी। तो आइए चलते हैं आगे। और नैतिक निर्णय का स्वरूप, उसका विषय, नैतिक निर्णय का स्वरूप एवं उसका विषय, नैतिक निर्णय का स्वरूप एवं उसका विषय, उसकी मान्यताएं तथा नैतिक शक्तियों के स्वरूप में तथा नैतिक शक्तियों की स्वरूप में, नैतिक शक्तियों के स्वरूप में नीति शास्त्र के अध्ययन का, नीति शास्त्र के अध्ययन का, नीति शास्त्र के अध्ययन का बहुत महत्ता है। नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है? तो कहने का मतलब यह है, नैतिक गुणों का प्रयोग नैतिक निर्णयों में होता है। नीति शास्त्र का संबंध में, नीति शास्त्र का संबंध नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र के संबंध में, नीति शास्त्र के संबंध में नैतिक निर्णय, नीति शास्त्र का संबंध नैतिक निर्णय से होता है। अगर नैतिक निर्णय लेने की कैपेसिटी आप में नहीं है तो निर्णय नहीं ले सकते। आप डरिएगा। और नैतिक निर्णय का स्वरूप एवं उसका विषय एवं उसकी मान्यताएं तथा नैतिक शक्तियों के स्वरूप में नीति शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर नीति शास्त्र का अध्ययन आपके पास नहीं है तो कभी आपका मोरल डिसीजन नहीं हो सकता, सब इनमोरल होगा और आप गाली के पात्र हो जाइएगा। यहाँ तक कि आपको जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, सीएम पीएम जितने हैं विभागीय मंत्री, आपको तुरंत कहेंगे उस डीएम को हटा दीजिए, उस एसपी को हटा दीजिए, उसके पास मोरल जजमेंट करने की कैपेसिटी ही नहीं है। उसी समय लोग बदलाव होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, और आप मोरल जजमेंट आपका फिट है तो आपको रहना 1 वर्ष, तो आप 2 वर्ष रह सकते हैं, 3 वर्ष रह सकते हैं। तो इसलिए इसका एक कमाल है नैतिक निर्णय का। तो मोरल जजमेंट पर आपने इतना जाना। और ये सेकंड है कि जो है ये नीति शास्त्र का क्षेत्र जो है नैतिक निर्णय, ये सेकंड बिंदु है। इस पर आपको गहराई से चिंतन भी करना चाहिए, केवल रटने की चीज नहीं है, चिंतन करने की चीज है। नैतिक निर्णय स्वरूप क्या है? नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है? नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है? ये मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूं, जहां क्या क्यों कैसे है, अच्छा 2 की चीजें हैं। लेकिन यही चीज अगर भूल जाइएगा, नहीं लगाइएगा, सीधे ये कर दीजिएगा तो आपका ये सेंटेंस है गलत हो जाएगा। इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या अन्य निर्णयों की बात यह भी एक साधारण निर्णय है?
क्या अन्य निर्णयों की भांति, क्या अन्य निर्णयों की भांति यह एक साधारण निर्णय है, एक साधारण निर्णय है, या क्या अन्य निर्णयों की भांति एक साधारण निर्णय है, या क्या नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है? क्या अन्य जो निर्णय आप लेते हैं या लीजिएगा कलेक्टर बनने पर या एसपी बनने पर, तो जो अन्य निर्णय लीजिएगा तो उन निर्णयों और नैतिक निर्णयों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, या इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं। अब तो समझ में आ गया। नैतिक निर्णय जब लीजिएगा या अन्य निर्णय लीजिएगा, जैसा आपने निर्णय लिया कि एक चौराहे पर मर्डर हो गया है, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई है और तोड़ फोड़ कर रही है, तो आप कलेक्टर के रूप में भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक बैग आप एसपी को आदेश नहीं दीजिए कि गोली चलवा दीजिए कि तोड़ फोड़ हो रही है। वहां आपको सूझबूझ से काम करना होगा, वहां मोरल डिसीजन लेना होगा कि ऐसा होता है। जब किसी को दुख होता है, कुछ लोग नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ उनको कोई नुकसान पहुंचाया है तो वह लोग भी किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जजमेंट जो मोरल जजमेंट लेना पड़ेगा कि नहीं, गोली वोली नहीं चलाइए, वहां चलिए फोर्स लेकर के, और फोर्स लेकर के चल करके लोगों को, मेन लीडर को पकड़ के समझाइए बुझाइए कि जो अपराध किए हैं उनकी तलाश होगी और उनको जो है अरेस्टिंग किया जाएगा। और एसपी को आप आदेश दीजिए कि उन अपराधियों को 24 घंटा के अंदर पता लगा करके और इन्वेस्टिगेट करके, अनुसंधान करके और उसे अरेस्ट करिए। आप उसे विधिसम्मत करवाइए, उस पर धाराएं लगवाइए, जिसके लिए आईपीसी में वर्णन है। जब आप जाइएगा तो आईपीसी भी पढ़ना होगा। तो ये नैतिक निर्णय हुआ। और अगर कोई व्यक्ति अनुसंधान में पकड़ा गया, अगर वह कोई जो अपराधी किसी मिनिस्टर का भतीजा निकल गया, तो आप उसे कतई नहीं छोड़िएगा। यही है नैतिक निर्णय। अगर कोई मिनिस्टर का भाई निकल गया तो उसे कतई नहीं छोड़िएगा। यही है नैतिक निर्णय। अगर छोड़ दिए तो आप इमोरल डिसीजन ले लिए, यानी आपको भ्रष्टाचारी कहेगा, घूसखोर कहेगा। यही है नैतिक निर्णय। बस कम इशारा ही काफी है। यही है नैतिक निर्णय। यदि प्रेशर में काम नहीं करना है, हाँ करना है, काम करना है, मोरल कर लेगा क्या कोई? आईएएस से आपको बीपीएस बना देगा, आईपीएस से आपको डीएसपी बना देगा, पीपीएस बना देगा। अरे आपको नहीं देगा अनुमंडल, आपको किसी क्रिमिनोलॉजी में के शाखा में भेज देगा। यही करेगा जी। तो क्या हो जाएगा उससे? आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी? मिलेगी। आईएएस आपको कलेक्टर नहीं बनाएगा तो डायरेक्टर तो बना ही देगा किसी विभाग का। तो यहाँ कलेक्टर है, वहां पूरा राज चलाइएगा, यहाँ जिला चलाते हैं, तो आपका होगा तो बढ़िया गया जी। तो इसलिए यह नैतिक निर्णय को कभी नहीं भूलिएगा। ये नीति शास्त्र बताता है, हम नहीं बताते हैं। ये नीति शास्त्र बताता है। हम कोई झूठा लेक्चर थोड़ा दे रहे हैं, नीति शास्त्र बताता है। तो नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है? क्या अन्य निर्णयों की भांति यह साधारण निर्णय है, या इसकी कुछ निर्णय है, या इसकी कुछ विशेषताएं हैं? मैंने बता दिया साधारण निर्णय से कठिन निर्णय है। मैंने बता नहीं दिया कि सीएम का भतीजा अगर अपराध सीधे दिन दहाड़े गोली मारता है तो आप एसपी उस जिले में है तो फोन आता है मेरा भतीजा, तो कुछ नहीं, जी सर, हाँ सर, एफआईआर करो, पकड़ो, मारो, अधारा लगाओ, तो आपका ट्रांसफर हट जाएगा। तो हट जाएगा तो क्या होगा? इस जिले से उस जिले में गए, और क्या हो जाएगा? हम तो नहीं जानते कुछ हो जाएगा। आपकी डिग्री को हटा देगा सब। ऐसी बात तो कुछ नहीं है। आप तो इसलिए नैतिक निर्णय कठिन है। अन्य निर्णयों की भांति नैतिक निर्णय कठिन है, बहुत टफ है।
तो इसका मुकाबला करना है, यही नीति शास्त्र सिखाता है आपको। इसीलिए आपके सिलेबस में रखा गया है। यानी किसके सिलेबस में? आईएएस के सिलेबस में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो परीक्षाएं होती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है, जिसमें बड़का पद आईएएस होता है, उसको पढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए नीति शास्त्र को रखा है। क्लियर? स्पष्ट हो गया? तो इसको आप किसी तरह से तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। आइए, नैतिक निर्णय का विषय क्या है? नैतिक निर्णय का विषय क्या है? नैतिक निर्णय का विषय क्या है? यहां रहेगा। विषय क्या है? नैतिक निर्णय का विषय क्या है? कौन सी इसकी मान्यताएं हैं? कौन सी इसकी मान्यताएं हैं? कौन सी इसकी मान्यताएं हैं? नैतिक शक्ति कौन सी है? नैतिक शक्ति कौन सी है? कौन सी है? नैतिक शक्ति कौन सी है? तथा उसका स्वरूप क्या है? तथा उसका स्वरूप क्या है? तथा उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? मतलब काला है कि गोरा है? नैतिक निर्णय के स्वरूप क्या है? काला है कि गोरा है? अच्छा है कि बुरा है? शक्तिशाली कि शक्तिहीन है? ये समस्याएं नीति शास्त्र की है। ये समस्याएं किसकी है? ये समस्याएं नीति शास्त्र की है। नीति शास्त्र की है। ये समस्याएं नीति शास्त्र की है। तो अब आ गए नैतिक निर्णय। नीति शास्त्र का क्षेत्र का पहला बिंदु नैतिक गुण और उसका अर्थ क्या है। नीति शास्त्र का क्षेत्र नैतिक निर्णय क्या है। अब आपको हम बताएंगे नैतिक मापदंड। कितना मिनट हुआ? 37। अब आपको हम बताएंगे नैतिक मापदंड क्या है। अब आइए, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं नीति शास्त्र के बिंदु नैतिक मापदंड। तीसरा है नैतिक मापदंड। लिखते भी जाइए, नैतिक मापदंड। नैतिक मापदंड, मोरल स्टैंडर्ड। मोरल स्टैंडर्ड। मोरल स्टैंडर्ड। मोरल स्टैंडर्ड। मोरल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में मापदंड होता है, मोरल में नैतिक। क्या स्टैंड है? किस स्टैंड पर नैतिकता का क्या नियम है? तो आइए, किसी निर्णय में किसी मापदंड की आवश्यकता होती है। किसी भी निर्णय में मापदंड की आवश्यकता होती है। मापदंड की आवश्यकता होती है। किसी भी निर्णय में किसी मापदंड की आवश्यकता, किसी भी निर्णय में मापदंड की आवश्यकता होती है। किसी नहीं, किसी भी निर्णय में मापदंड जरूर होता है, तो मापदंड की आवश्यकता होती है। इसलिए नैतिक निर्णय में भी नैतिक मापदंड का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए नैतिक निर्णय में नैतिक ज्ञान आवश्यक है। नैतिक ज्ञान आवश्यक है। तब सवाल उठता है कि नैतिक मापदंड क्या है। अतः नैतिक मापदंड क्या है? अतः नैतिक मापदंड क्या है? नैतिक मापदंड क्या है? कुछ मापदंड होना चाहिए। तो क्या है नैतिक मापदंड? तो मापदंड क्या है? तो उचित, अनुचित, उचित, अनुचित, उचित, अनुचित,
उचित है अनुचित, शुभ है अशुभ है, शुभ है अशुभ, गुण दोष, पाप पुण्य, पाप पुण्य, वास्तविक आदर्श, पाप पुण्य, ये पढ़ लिए कि किसी भी विषय के निर्णय में मापदंड की जरूरत होती है, इसीलिए नैतिक निर्णय में भी नैतिक ज्ञान की आवश्यकता है। मोरल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नैतिक निर्णय नहीं माप पाइएगा। अतः नैतिक मापदंड क्या है? उचित अनुचित, शुभ अशुभ, गुण दोष, पाप पुण्य, ये क्या है? ये मापदंड है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है। वास्तविक आदर्श क्या है? 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 आदि समस्याएं निशासन आदि समस्याएं नीति शास्त्र क्षेत्र के अंतर्गत है और नीति शास्त्र का मुख्य विषय भी यही है। क्लियर हो गया? तो नैतिक मापदंड, तो मापदंड जैसे सोने का स्टैंडर्ड, सोने को मापने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को पता लगाने के लिए कसौटी होती है, उसको घिसा जाता है, घिसने के आधार पर उसके मापदंड का पता लग जाता है, उसी मापदंड से इसका सोने के अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है। ठीक नैतिक मापदंड क्या है? तो नैतिक मापदंड है उचित अनुचित, शुभ अशुभ, गुण दोष, पाप पुण्य, अगर ये है तो नैतिक है। इन्हीं के आधार पर हम नैतिकता का पता लगा लेते हैं। आगे आइए, तो नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आपको ये आ गया कि नीति शास्त्र का जो है तीसरा बिंदु नैतिक मापदंड, नीति शास्त्र का चौथा बिंदु जो आपका है वह है पद्धति, नैतिक पद्धति। चौथा है नैतिक पद्धति, नैतिक पद्धति, इथिकल मेथड, इथिकल मेथड, इथिकल मेथड। सभी निर्णयों का अपना तरीका होता है, सभी निर्णयों का अपना तरीका होता है, सभी निर्णयों का अपना तरीका होता है। इसी को हम इस निर्णय की पद्धति कहते हैं। इसी को कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसका पद्धति है, उसका तरीका, उसी तरीका को हम उसकी पद्धति कहते हैं। इसी को हम उस निर्णय की पद्धति कहते हैं। हम उस निर्णय का
की पद्धति कहते हैं, की पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं। इसलिए नीति शास्त्र में हमें यह भी विचार करना है कि नैतिक निर्णय की पद्धति क्या है। इसलिए नीति शास्त्र में हमें यह भी विचार करना होता है, हमें यह विचार करना होता है कि नैतिक निर्णय की पद्धति क्या है, कि नैतिक निर्णय की पद्धति क्या है। ये नैतिक पद्धति, यानी ये चौथा बिंदु है नीति शास्त्र के क्षेत्र का। यानी कोई भी आप निर्णय लीजिएगा तो निर्णय लेने का उसका अपना तरीका होता है, वही तरीका उसकी पद्धति है। किसी निर्णय को या सभी निर्णय जो होते हैं उस निर्णय को लेने के लिए उसका अपना एक तरीका होता है और उसी तरीके से निर्णय लिया जाता है। तो इसी तरीका को हम उस जो निर्णय लेने जा रहे हैं उस निर्णय की पद्धति कहते हैं। इसलिए आईएएस में आपको निर्णय लेना है तो निर्णय किसे कहते हैं, लोक प्रशासन में पढ़िएगा। निर्णय किसे कहते हैं, अच्छा निर्णय किसे कहते हैं, खराब निर्णय किसे कहते हैं, मोरल डिसीजन कहते हैं, मोरल डिसीजन किसे कहते हैं, रॉन्ग निर्णय किसे कहते हैं और राइट निर्णय किसे कहते हैं, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सभी निर्णयों का अपना तरीका होता है, इसी को हम उस निर्णय की पद्धति कहते हैं। इसलिए नीति शास्त्र में हमें यह विचार करना होता है कि नैतिक निर्णय की पद्धति क्या है। यह भी नीति शास्त्र का एक क्षेत्र है। तो आज हमको ड्यूटी जाना है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट नीति शास्त्र के क्षेत्र में हम पढ़ाएंगे कर्तव्य और नैतिकबद्धता, ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन। ये कल आपका इस पर लेक्चर होगा। तो आज यही अपना वीडियो बंद करते हैं। इसको पढ़िए, इसको तो आप पढ़वे करिएगा, लिखिए भी, थिंकिंग भी करिए और रटिए भी, समझिए भी। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सेकंडों पल भर का तो बात नहीं है, तुरंत दाब देना, सब्सक्राइब हो गया, हम समझ जाएंगे आपने सब्सक्राइब किया। और सब्सक्राइब करिएगा तो लाभ आपको मिलेगा, मुझे थोड़ा मिलेगा। मैं तो आपको मुझको तो हानि हो रही है, मेरी एनर्जी आपको जा रही है, तो लाभ आपको है, हानि हमको है। तो आप सोच लीजिए, जो हानि उठाकर आपको लाभ पहुंचाता है तो हर दृष्टिकोण से वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा होगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।